नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने इसे न्याय पत्र नाम दिया है। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जनता को 25 गारंटियां दी हैं, जिसमें सबसे अहम गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वायदा है, जबकि युवाओं को अप्रेंटिसशिप के दौरान 1 लाख रुपए देने का वायदा किया गया है। इससे पहले कि मैं इस मैनिफेस्टो की डिटेल आपके सामने रखूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। आप सब्सक्राइब कर हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैनिफेस्टो की डिटेल और उसे समझते हैं कि क्या कुछ है इस मैनिफेस्टो में। एक आम आदमी के लिए, किसी प्रोफेशनल के लिए, महिला के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए इसमें क्या कुछ कांग्रेस पार्टी ने डाला है। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि देश में उसकी सरकार बनने पर जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50% से ज़्यादा करेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करेगी। इस अवसर पर चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है। पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी, जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ और 2020 में गलवान झड़प ने दशकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि 19 जून 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी, जिससे हमारी बातचीत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। 21 दौर की सैन्य स्तरीय वार्ता के बावजूद सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के बराबर 65 गश्त बिंदु में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया है। डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। पी चिदम्बरम ने कहा कि औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव के कारण नीति निर्धारण तदर्थ और व्यक्तिगत हो गया है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करेगी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का परिचालन निर्देश सशस्त्र बलों की युद्ध योजना को निर्धारित करता है और यूपीए सरकार ने आखिरी निर्देश 2009 में जारी किया था। हमारी मौजूदा 2 मोर्चों की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस एक नया ऑपरेशनल निर्देश लाएगी। पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि नोटबंदी, रफाल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड और चुनावी बॉन्ड आदि की जांच कराई जाएगी। साथ ही बीजेपी में शामिल हुए उन लोगों की जांच भी होगी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और बाद में कार्रवाई नहीं की गई है। 10 वर्षों में भ्रष्टाचार की होगी जांच। इस पर उन्होंने पूरा फोकस किया कि 10 वर्ष में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच होगी, जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में 5 न्याय जो है उसकी इसमें अवधारणा रखी गई है। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की वर्क
वेल्थ और वेलफेयर, इन 3 डब्ल्यू पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कल जयपुर हैदराबाद में विशाल रैली होगी, जहां चुनावी घोषणा पत्र की दोबारा लॉन्चिंग की जाएगी। जयपुर में एक रैली होगी और शाम को हैदराबाद तेलंगाना में रैली आयोजित की जाएगी, जहां इसे वहां भी लॉन्च किया जाएगा। न्याय के दस्तावेज के रूप में याद रखेगी जनता, ऐसा कहना था मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने कहा कि हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 स्तंभों पर केंद्रित थी। उनका कहना था कि यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई है। इन 5 स्तंभों में से 25 गारंटियां निकलती हैं और 25 गारंटियों में से किसी न किसी को लाभ मिलेगा। यानी उनका ये कहना था कि देश में हर वर्ग के मतदाताओं को कवर करने की इसमें कोशिश की गई है। मैं कुछ पॉइंट्स में आपको जल्दी ये बताता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो कौन कौन से वादे हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। लद्दाख में यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी से 50% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। पीएसयू यानी जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, जो संस्थान हैं, और सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों को खत्म कर स्थायी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। निजी शिक्षा संस्थानों में SC, ST, OBC वर्ग को आरक्षण देंगे। छात्रों को जाति के आधार पर किसी भी तरह की उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, विंडोज और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये महीना किया जाएगा। डायग्नोसिस, सर्जरी, दवाओं समेत मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस का प्रावधान किया जाएगा। गरीब परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जहां उन्हें बिना शर्त 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। पैसा बांटने से पहले इसको लाने पर काम किया जाएगा। मोदी सरकार के 5 सालों में लोगों की सैलरी स्थिर है, ऐसा पी चिदम्बरम का कहना था। बल्कि उन्होंने कहा कि काफ़ी मामलों में मीडियम और लोअर कैटेगरी की सैलरी की श्रेणी में जो लोग हैं, उनकी सैलरी में काफ़ी ह्रास आया है, काफ़ी कमी हुई है उनकी सैलरी में। एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसमें जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिल सके। SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाई जाएगी और उनको पूरा हक दिया जाएगा। ST, SC और OBC के लिए 1 साल के भीतर आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा है। पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनाने का वायदा किया गया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा कार्यकर्ताओं और मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का भी वायदा किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए 2 गुने हॉस्टल बनाने का वायदा किया गया है। किसानों के लिए जरूरी चीज़ों से GST हटाई जाएगी और स्वामीनाथन फार्मूले के साथ MSP पर कानूनी गारंटी दी जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है। फसल का नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मजदूरों की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये किया जाएगा। इसे मनरेगा में भी लागू किया जाएगा। मनरेगा जैसी नई पॉलिसी शहरी इलाकों के लिए भी लाई जाएगी और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा। संवैधानिक संशोधनों में 50% की सीमा को खत्म किया जाएगा। SC, ST की जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए बजट आवंटित किया जाएगा। घर बनाने और बिजनेस शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए SC और ST के लिए संस्थागत लोन बढ़ाया जाएगा। ये मुख्य बिंदु हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से शामिल किए हैं। आइए आपको सुनवाता हूं कि आज पत्रकार वार्ता में जो लॉन्चिंग की गई है चुनावी घोषणा पत्र की कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसमें पी चिदम्बरम ने एडजेक्ट क्या कहा, उनके शब्द क्या थे, और मल्लिकार्जुन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने क्या कहा। और उसके बाद आपको सुनवाऊंगा कि पत्रकार वार्ता के दौरान जो पत्रकारों ने कुछ सवाल खड़े किए, पिछले 2019 में जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए थे और अब जो जारी किए गए हैं उसमें क्या अंतर है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पत्रकारों ने उठाए वहाँ और उसके जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिए, साथ साथ राहुल गांधी ने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। आइए सुनिए क्या कुछ आज पत्रकार वार्ता में हुआ और चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च करने के क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा। साथियों, हमारे नेतृत्व के लिए और हमारी पार्टी के लिए न्याय
केवल एक शब्द नहीं है, न्याय संघर्ष है, न्याय तपस्या है और न्याय हक है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम न्याय पत्र का विमोचन करेंगे, उसको जारी करेंगे। मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो न्याय पत्र को जारी करें। सर, या बोथ हिंदी। धन्यवाद। अब मैं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष श्री पी चिदम्बरम साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र के विषय में कुछ इस पर प्रकाश डालें, आपसे चर्चा करें। Honorable Congress President, Honorable former Congress President Srimati Sonia Ji, Honorable former Congress President Shri Rahul Ji, General Secretary Shri K.C. Venugopal, members of the Congress Working Committee, senior leaders of the Congress, Karyakartas of the Congress, members of the media. I'm thankful to the Congress President for releasing the Congress Manifesto for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress Manifesto was thoroughly discussed in the Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration, and with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto. And what we have today is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President. The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what is happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said
that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. The overall theme of the Congress manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is the difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs, and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid
the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. धन्यवाद चिदम्बरम साहब। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है, और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक वो इस पार्टी में रह के काम किए। फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था, बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया। ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफ़ी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहाँ कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी
अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए, ये न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा। या किसी के फॉर में, किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे, जैसा कि SC ST की जातीय जनगणना होती है। और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस फॉर द स्टेट्स में संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं। और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे। और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस न हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो। इसके लिए नेचुरल डिसास्टर, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है, जिसमें विदेश नीति भी है। और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है, और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे, और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश की रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे। आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी देंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को
बारीकी से देखें, परखे, इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार नया तस्वीर दिखेगा और इसके लिए आप ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो। आजादी के बाद 1951-52 में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग, पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो exaggerated claims were made, no ambitious plans to entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। डॉक्टर मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है सब चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया। और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया,
तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। ये बात बाहर आ गई, इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो नेहरू जी के जमाने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने रॉकेट बनाकर उड़ाकर दिखाया, और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए। अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना, और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन आज हम गारंटी जो भी दे रहे हैं हम चंद स्टेट में करके दिखाए हैं। हिमाचल में करके दिखाए, कर्नाटक में करके दिखाए, तेलंगाना में करके दिखाए, जहाँ कहीं भी हमारी सरकार है, और राजस्थान में भी हमने कई नई चीजें की, वहां भी करके दिखाए। तो ये हम जो कहते हैं, मैं पहले ही कहा, वो हम करते हैं, और हम डरते नहीं करने के लिए। हमारा कितना भी नुकसान हो लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं। ये हमारा पहले से कार्यक्रम है। और मैं चंद बातें इस मौके पर, थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूं, मैं चंद बातें आपके सामने रखना का जरूरी समझता हूं। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है, और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनती है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके, और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, ये काम हमारा आप करेंगे, और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया, और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया, और 25 नेताओं में
2 को तो एक पूरा एक्सोनरेट किया और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं, और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ है, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। तो ये मेरा कहना है। इसीलिए आप इस बात को सोचिए, और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने भी उन्होंने काम किया, मैं यहाँ गिनता नहीं, क्योंकि रेलवे में क्या किया, इन्फ्लेशन का क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, ये सारे अगर बोलते कहूँ तो आप भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आप सबको मालूम है, और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है, और डर का नाम भी नहीं है, और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ, आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है, और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे, और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद खड़गे साहब। मीडिया के मित्रों, आपके मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी हिंदी और अंग्रेजी की हमारे न्याय पत्र की पहुंच चुकी है। कार्यक्रम के पश्चात उसकी फिजिकल कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 10 मिनट आपके सवाल जवाब होंगे, और इसमें अनुशासन रखिएगा। सबसे पहले एजेंसीज को मौका दिया जाएगा, तो एएनआई सबसे पहले अपना सवाल पूछे। माइक दे दीजिएगा मीडिया के साथियों को। सर मैं सिद्धार्थ हूँ एएनआई से। सर मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने एक प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में कि जो लोग
पार्टियां छोड़कर जाते हैं चुने हुए लोग, उनके लिए आप अमेंडमेंट करेंगे, 10th शेड्यूल में डालेंगे कि ताकि उनकी मेंबरशिप अपने आप बर्खास्त हो जाए। क्या इस तरीके की परिस्थितियां जो आज बन रही है, खासकर आपकी पार्टी इसको देख रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने मैनिफेस्टो में इसको डाला है? You are asking about the anti-defection law, which is now in the 10th schedule. Over the years, political parties, especially defectors, have exposed the limitations of the 10th schedule. So the 10th schedule has to be amended. Check. What is he saying? The 10th schedule is to be amended. Our position is that moment a defection takes place, he should be instantly disqualified. अगला सवाल पीटीआई। Sir, the focus of the manifesto is on the 25 guarantees that the Congress has already announced. So will this election be a fight between Congress's guarantees and Modi ki guarantee? The Congress guarantees are concrete guarantees. We have spelt out in English and Hindi and in due course in different languages what each guarantee means, what each guarantee will deliver to the people. Mr. Modi's guarantees are only in order to ensure that he is guaranteed a third-term job. Where is the guarantee? What happened to the guarantee of 2 crore jobs? What happened to the guarantee of 15 lakhs in the account of every Indian? What happened to the guarantee of doubling farmers' income? What happened to the guarantee of raising India's GDP to 5 trillion? I can offhand narrate at least 50 such promises of Mr. Modi. Mr. Modi's promises are empty promises. Our 25 guarantees are concrete guarantees. Good afternoon. I agree with what Mr. Chidambaram ji said. But this election is about those who are trying to destroy the Constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the Constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the Constitution has been as much at risk as it is today. Please, in Hindi, sir. ये जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को
और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। धन्यवाद। मौसमी सिंह, आज तक। राहुल हेलो, मेरा सवाल मैडम सोनिया गांधी से है। मैम, अगर आपसे सवाल, राहुल जी, आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है। तमाम सरकारें आपकी, उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदम्बरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस, but in the manifesto the OPS scheme is missing. So is there is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. It's very much on our minds, and we will come out with our position once the committee's report is received. अरुण कुमार सिंह। मेरा सवाल राहुल जी आपसे है। राहुल जी, हेलो। राहुल जी, सीधे सीधे इधर, फ्रंट। सवाल आपसे यह है कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई थी, आपने एक बयान दिया था और आपने ये कहा था कि देखते जाइए धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं देश पे, उस पे आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि हो चुका है और आप कह रहे हैं कि हम कानून भी लाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल जी कि ये जब आप करेंगे तब बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगाएगी कि चूंकि केसेस जो है या पूछताछ विपक्ष के नेताओं से ज्यादा हुई, इसलिए ये प्रतिक्रिया में लाया गया रिएक्शनरी लॉज अमेंडमेंट होंगे ये? सबसे पहले ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है।
कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। आशीष सिंह। राहुल जी, लास्ट टाइम पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी आपने मुझे याद है कहा था, यू वर कन्विंस्ड दैट टाइम कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का वक्त खत्म हो गया है। ऐसा हुआ नहीं, होता है राजनीति में। इस दफा नरेंद्र मोदी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में? देखिए, 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं की सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे
कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। आखिरी सवाल कुमार विक्रांत सिंह। राहुल जी, 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। थैंक यू। धन्यवाद। अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले श्री केसी वेणुगोपाल कल के कार्यक्रम के विषय में आपसे 2 शब्द कहेंगे। Dear friends, today we are already released the... Brother, he wants South media chance. इन्हें माइक दीजिए, जो साउथ इंडिया से हमारे जो साथी हैं, और ये आखिरी सवाल होगा। चिक चिक। Vanakkam. South India's mic is not on, brother. But you have a very strong voice. You can speak without the mic. Sir, Vanakkam. Vanakkam. Venkatraman from Dinamalar from Tamil Nadu. Advance congratulations to the Congress party, which is due to this serious campaign by the DMK party and Congress leaders. You are going to get 10 out of 10 seats from Tamil Nadu in the forthcoming parliament election. Do you think the same trend will you expect from the across the country? Well, you know, I'm not a soothsayer. Unlike many political commentators, I can't predict the future. But what I'm confident of is that this is a much closer election than is being propagated by the media. It is a close election, and we are going to fight an excellent election, and we are going to win the election. Thank you. Please do remember one thing. Please do remember that there was a similar feeling being generated by the press when Mr. Vajpayee was Prime Minister. There was the India Shining campaign. So we have a similar idea being propagated. India Shining with 2-3 new dimensions. International dimension. All sorts of new dimensions. Full support by the monopolists in the country. But do remember what happened to the India Shining campaign. And do remember who won that campaign. Thank you. Dear friends, today already we released the Congress Manifesto of 2024. Tomorrow in 2 places we are launching the manifesto with huge rallies. One is in Jaipur. Tomorrow morning the manifesto launching will take place in Jaipur. And second rally of launching the manifesto will take place in Telangana, Hyderabad in the evening.
There were 2 programs tomorrow. One is in Rajasthan, one is in Telangana for launching the manifesto. I once again thanking all of you for participating in this event.